ममा ममा कहाँ हैं आप? जल्दी मेरे पास आइए। देखिए, मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। 6 साल का अरमान पूरे घर में भागते हुए अपनी मासूम सी आवाज़ में अपनी माँ समारा को आवाज़ें दे रहा था, मगर समारा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने की बेचैनी उसके दिल में इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे एक पल भी सब्र नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो भागते दौड़ते पूरे घर में माँ को पुकार रहा था कि तभी समायरा मुस्कुराते हुए छत से नीचे उतरी। अरमान बेटा, कितनी बार कहा है, थोड़ा सब्र रखा करो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अब बताओ क्या बात है, कौन सी खुशखबरी सुनानी है आपने? समायरा ने नीचे बैठते हुए अपनी बाहें फैलाई तो 6 साल का अरमान दौड़ता हुआ उसकी गोद में समा गया। समारा ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे समझाना चाहा, मगर अरमान तो आज बेहद उत्साहित था। मम्मा, मेरे पास आपके लिए एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरी हैं। समारा ने हैरानी और उत्सुकता से देखा। अच्छा जी, वो कौन सी खुशखबरी है? अरमान का चमकता जोश से भरा चेहरा देखकर समारा भी बेचैन हुई थी। अरमान ने फूले हुए सीने और चमकती आंखों के साथ कहा, पहली खुशखबरी ये है कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मुझसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसी ने भी नहीं लिए। और और स्कूल की पूरी हिस्ट्री में इतने मार्क्स किसी ने भी नहीं लिए जितने मैंने लिए हैं। है ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी? अरमान की आंखें खुशी से दमक रही थीं। उसने फिर से उम्मीद भरी नज़र से समारा की ओर देखा तो समारा का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और प्यार से अरमान का माथा चूम लिया। और दूसरी खुशखबरी क्या है? समारा ने उसके बालों को बिखेरते हुए मुस्कुराकर पूछा। तो अरमान ने फौरन उसी जोश से कहा, दूसरी खुशखबरी ये है कि कल प्राइज़ बांटे जाएंगे और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। ये बात खुद मुझे मैम ने बताई थी। कल स्कूल में फंक्शन है और हर बच्चे के माँ बाप उसके साथ आएंगे। आपको भी मेरे साथ आना है। स्कूल वाले पेरेंट्स को बहुत कम बुलाते हैं, लेकिन मेरे अलावा सिर्फ 10 बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया है। पापा ने भी आना है कल की मीटिंग में। आखिरी बात बोलते बोलते वो एकदम से उदास हो गया था और नजरें झुकाते हुए अपना निचला होंठ बाहर की ओर निकाल दिया। उसकी मासूमियत और उसकी उदासी पर समारा का दिल भर आया। वो तुरंत उसका दिल बहलाने के लिए बोली, बेटा, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं चलूंगी ना तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी टीचर से मिलूंगी और तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ लेते हुए भी देखूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी तरफ से भी एक बहुत ही प्यारा सा प्राइज़ दूंगी। वो उसे खुश करने के इरादे से उसे बहलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अरमान अब बड़ा होने लगा था। उसे बातों की समझ आने लगी थी। उसे भी अपने पापा की ख्वाहिश होती थी और आज ये ख्वाहिश शिद्दत से उसके मासूम से दिल में उभरने लगी थी। मम्मा, मेरे पापा कौन हैं और कहाँ हैं? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या वो मुझसे नाराज़ हैं इसलिए वो मेरे पास नहीं आते? ये अरमान की मासूम जुबान से निकला पहला सवाल था जिसने समारा का चेहरा फक कर दिया। उसके हाथ पांव जैसे सुन पड़ गए। आज से पहले कभी अरमान ने अपने पापा के लिए जिक्र नहीं किया था। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ समायरा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी और समायरा ने भी पूरी कोशिश की थी कि अरमान को उसके पापा की कमी महसूस न होने दे। और अब उसके सवाल पर वो नज़रें चुराने लगी थी। वो उसे क्या बताती, कैसे बताती और कैसे बताती कि उसके पापा कौन हैं, कहाँ हैं? अरमान बार बार वही सवाल दोहराता रहा जबकि समारा एकदम सोचों में गुम हो गई। अचानक उसने सिर झटका और बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हारी पसंद का लंच बनाया है आज, चलो लंच करते हैं। माँ के लाड प्यार और पसंदीदा खाने के नाम पर अरमान अपनी सारी बातें भूल गया था और समारा के गाल पर जोर से किस करके कमरे की ओर भागा। अरमान की शरारत पर समारा हमेशा खिल उठती थी, लेकिन आज वो मुस्कुराना भी भूल गई थी क्योंकि अरमान ने वो सवाल कर दिया था जिसका जवाब समारा कभी नहीं दे पाएगी। उसके सीने में डर समा गया था। कब तक ये चलेगा? अरमान बड़ा होगा, समझदार बनेगा, तो क्या वो उसे ऐसे ही टाल पाएगी? एक दिन तो सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन बताने के लिए उसके पास था ही क्या? अगर सच जानकर अरमान उससे नफरत करने लगा तो वो कहाँ जाएगी? उसका क्या ठिकाना होगा? एक अरमान के सहारे ही तो वो जिंदा थी, वरना तो जिंदगी से उसका विश्वास कब से उठ गया था। अगर अरमान भी उसे गलत समझेगा, उससे नफरत करने लगेगा तो वो जी नहीं पाएगी। समायरा के नस नस पर जैसे बोझ चढ़ गया था और उसका दिमाग टूटने की कगार पर था। मामा, चले ना, बहुत भूख लगी है। अरमान की मासूम आवाज़ ने उसे होश में लौटाया। उसने चेहरे के सारे भाव समेटे और कमरे की ओर चली गई
जहां अरमान उसका इंतजार कर रहा था। उसे खाना खिलाने के बाद उसे होमवर्क करवाया और फिर अरमान सोने के लिए लेट गया, जबकि समारा थकान से टूटी हुई अपने बिस्तर पर आ गिरी। पूरे दिन की मेहनत से शरीर दर्द से करा रहा था। नींद की चाहत आंखों में थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका मन अतीत की परछाइयों में डूब गया, वो अतीत जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अतीत को याद करने से उसे सिर्फ तकलीफ होती थी, दर्द होता था, आंखों से आंसू बहते थे, और इसीलिए उसने अपनी अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था और उसे याद नहीं करती थी। लेकिन आज अरमान के सवाल पर उसका अतीत फिर से ताज़ा होने लगा था। भले अब उसके जख्मों से कितना ही खून क्यों न रिश्ता, लेकिन वो अपने अतीत में डूबती चली गई। अरे वो कमबख्त कहाँ मर गई, अभी तक चाय बनाकर क्यों नहीं लाई। सुरैया बेगम की घमंड से भरी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी और समारा के हाथ पांव चाय बनाते वक्त बुरी तरह कांप उठे। घबराहट में जल्दी जल्दी चाय का सारा सामान रखकर वो भागते हुए पहुंची और चाय की ट्रे सुरैया बेगम के पास रख दी, मगर इससे पहले वो पलटती उसके पीठ में एक जोरदार लात पड़ी। समारा दर्द से कराह उठी और कमर पकड़कर वहीं दोहरी हो गई। अच्छी तरह जानती है कि मुझे इस वक्त चाय चाहिए होती है, 1-2 मिनट भी देर मुझे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन तू है कि एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। अगली बार 1 मिनट भी लेट हुई तो ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। सुरैया बेगम का कठोर स्वर हवा को चीरता हुआ गूंज उठा। उनका चेहरा करख्त, झगड़ालू और डरावना था। छोटी छोटी सी आंखें, सांवला रंग और पान चबाने से काले लाल दांत और होंठ। कोई पहली नज़र में उन्हें देखता तो घृणा से मुंह मोड़ लेता, और उसके कठोर मिजाज ने चेहरे को और भी डरावना बना रखा था। जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, समायरा ने कांपती हुई आवाज में कहा और जल्दी से किचन की ओर लौट आई। अंदर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली, मानो मौत से बचकर आई हो। सुरैया भी वैसे तो उसी की तरह इस हवेली में एक नौकरानी थी, मगर बड़ी हवेली की मालकिन ने उसे सख्त मिजाजी और अनुशासन के कारण नौकरों की निगरानी का काम दे दिया था। वो हर नौकर पर हद से ज्यादा सख्ती बरतती थी। इसी वजह से हवेली के सारे नौकर तीर की तरह सीधे रहते, न कोई गलती न कोई ढिलाई। सबका काम वक्त पर, साफ सुथरा और सलीके से होता, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता। समायरा ने जल्दी से अपने किचन का काम समेटा और फिर गार्डन की ओर बढ़ गई, क्योंकि वहां भी कई काम थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। आज सुबह सुबह ही वो सुरैया बी से पहलू में लात खा चुकी थी। कोई और गलती करके और अधिक मार खाने का मौका वो उन्हें देना नहीं चाहती थी। वो दौड़ते हुए लॉन की तरफ जा रही थी कि तभी वो जयान शाह से टकरा गई। जयान शाह ने अचानक ही उसे दोनों कंधों से थाम लिया और गिरने से बचा लिया। क्या हुआ, ऐसे भागी कहाँ जा रही हो? जब देखो कहीं ना कहीं किसी से भी टकरा जाती हो, जयान शाह ने सख्त स्वर में कहा। समायरा ने सिर झुकाते हुए माफी मांगी और तुरंत आंगन की ओर दौड़ गई। जयान शाह भी सिर झटकते हुए अपने कमरे की ओर आराम करने चला गया। जयान शाह हवेली का इकलौता और बड़ा बेटा था, जिसे हर तरह की आज़ादी हासिल थी। वो बहुत रंगीन मिजाज और अय्याश नेचर का मालिक था। शरीफ और उच्च वर्ग के लोगों में वो काफ़ी हद तक बेहद गुस्सैल और घमंडी मशहूर था। उसके चारों ओर लड़कियों का और लड़कों का झुंड लगा रहता। लड़कों को भी उस पर क्रश था और लड़कियों को भी उसका केवल एक ही प्लस पॉइंट था, और वो ये था कि वो बेहद खूबसूरत और अमीर था, वरना उसमें कोई भी ऐसी खासियत नहीं थी जिससे उसे पसंद किया जा सके, क्योंकि वो हद से ज़्यादा घमंडी, जिद्दी और ईगो वाला इंसान था। दूसरों का मजाक उड़ाने वाला, किसी से भी नरमी से बात नहीं करता था, लड़कियों का फ़ायदा उठाता, लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ क्लब और पार्टियों में जाना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। उसने हर वो गलत शौक पाल रखे थे जो उसे आवारा साबित करते थे। जयान शाह अपने कमरे में आराम करने चला गया और समारा दौड़ती हुई लॉन में जाकर जल्दी जल्दी माली बाबा का हाथ बटाने लगी। वो पौधों की छटाई करने लगी। समारा बहुत मेहनती और अपने काम के प्रति ईमानदार थी, और कुछ सुरैया भी की सख्ती ऐसी थी कि उसने कभी अपने काम में चूक करने का सोचा भी नहीं था, बल्कि अक्सर वो अपने हिस्से के काम से भी ज़्यादा काम कर देती और दूसरे नौकरों की मदद भी कर देती। पूरा दिन वो लॉन की सफाई और सजावट करवाती रही, क्योंकि हवेली की मालकिन का आदेश था कि लॉन की पूरी शक्ल ही बदल दी जाए। कुछ नए पौधे लगाए जाएं, पुराने पौधों को उखाड़ दिया जाए, और लॉन के बीच सजावट के पत्थरों से कुछ शेड बनाने को कहा गया था, जिन्हें समायरा और माली बाबा ने मिलकर तैयार किया था। समायरा ने दिन भर बिना आराम किए, बिना कुछ खाए अथक मेहनत की थी।
शाम होते होते वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, हाथ पांव भी मिट्टी से सने हुए थे, बाल उलझे और बिखरे हुए, माथे पर भी मिट्टी जमी हुई थी। चेहरा और गर्दन पसीने से चमक रहे थे और कमर भी पसीने से गीली थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और थकी थकी नज़रों से अपने चारों ओर का जायजा लेने लगी। उसने वाकई आज बहुत मेहनत की थी। लॉन की शक्ल पूरी तरह बदल गई थी और अब वो बेहद सुंदर लग रहा था। जयान शाह ने अपने कमरे की खिड़की खोली और लॉन को देखा तो हैरान रह गया। अभी सुबह ही तो वो इसी लॉन से गुजर कर आया था, मगर तब ये और तरह का था और अब उसकी शक्ल ही बदल गई थी। उसे एक सुखद आश्चर्य ने घेर लिया। वो कभी भी घर के मामलों, सजावट या बिजनेस के कामों में रुचि नहीं लेता था, मगर अचानक लॉन की बदल चुकी सुंदर शक्ल देखकर उसने खुद पर काबू नहीं रखा और लॉन में चला आया। वहां उसने समारा को नीचे जमीन पर बैठे देखा और माली बाबा अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे। लॉन का तो नक्शा ही बदल गया है, कितना प्यारा लग रहा है। जयान चारों ओर घूमते हुए लॉन का अच्छे से जायजा लेने लगा तो समारा के होठों पर मुस्कान खिल गई। अपनी मेहनत की तारीफ होते देख वो बहुत खुश हो गई थी। वो बहुत साधारण सी लड़की थी, थोड़ी सी तारीफ ही उसे खुश कर देती थी। इस समय भी वो खुशी से झूम रही थी। निश्चित रूप से इतना खूबसूरत लॉन बनाने पर हवेली की मालकिन इनाम देगी, मगर समारा जानती थी कि माली बाबा के हिस्से का इनाम सुरैया भी कभी भी उनके पास पहुंचने नहीं देती, और अगर देती भी तो बहुत छोटा सा हिस्सा। सुरैया भी वो सारा इनाम अपने पास रख लिया करती थी। हाँ, जिस नौकर के नाम का इनाम मिलता था उसके सिर से कुछ दिनों के लिए सख्ती कम हो जाती थी। सुरैया बी की नज़र से बच जाना ही समारा के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि अगर हवेली की मालकिन ने इनाम दिया तो सुरैया बेगम अपने पास रख लेंगी, मगर कुछ दिन तक समारा को आराम से रहने देंगी। यही सोचकर समारा खुश थी कि चलो 4 दिन का सुकून मिल जाएगा। किसने बदला है ये लॉन को इस तरह? जयान ने अभी सवाल समारा की ओर देखते हुए पूछा और एक पल के लिए हैरान रह गया। सुबह जिस लड़की को उसने सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर दिया था वो सामान्य हरगिज नहीं थी। दुपट्टा कंधे पर पड़ा हुआ और पसीने की वजह से शर्ट शरीर से चिपकी हुई थी। समारा का पूरा रूप ही बहुत आकर्षक नजर आ रहा था। जयान की नज़र कुछ क्षणों के लिए समारा पर टिक गई। धूप की सुनहरी रोशनी उसके पसीने से चमकते चेहरे पर पड़ रही थी। माथे पर कुछ बाल चिपके हुए थे और आंखों के किनारों पर थकान के बावजूद एक अजीब सी नरमी थी। वो नजरें हटाना चाहता था, मगर जैसे कोई छिपी हुई ताकत उसे देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। समारा ने अपनी कलाई पर बंधी रिबन खोलकर अपने बाल समेटे तो गर्दन की हल्की झलक जयान के दिल में एक अजनबी सा एहसास जगा गई। उसने हल्का सा गला खनकाया और सामान्य से लहजे में कहा, तुमने आज लॉन का नक्शा ही बदल दिया। समारा ने सर उठाकर उसे देखकर और हल्की मुस्कान होठों पर खिल गई। जी, हुक्म मिला था तो बस बदल दिया। उसकी नरम आवाज़ ने जयान को कुछ सेकंड के लिए चौंका दिया। उसने बस सिर हिलाया और वहां से चला गया, मगर जाते समय उसकी नज़रों ने समारा की साधारण सी शक्ल में एक अलग आकर्षक पहचान लिया। अपने बिखरे हुए बाल, मिट्टी लगे हाथ पांव और चेहरे के बावजूद वो इतनी हसीन लग रही थी कि इतनी मिट्टी भी उसके हुस्न को छुपा नहीं पाई थी। 2 दिन बाद शाम का समय था और हवेली के आंगन में हवा हल्की हल्की चल रही थी। समारा हाथ में पानी की बाल्टी लिए आ रही थी। उसने आज नीले रंग का एक साधारण सा सूट पहना था, आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी हुई, पैरों में पुरानी चप्पल। जयान ऊपर बालकनी में खड़े होकर सिगरेट सुलगा रहा था कि अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी। समारा बाल्टी को एक तरफ रखकर पौधों को पानी देने लगी। झुकने के साथ उसके बाल आगे गिरते और वह बार बार हाथों से उन्हें पीछे करती। धूप की मंद किरणें और शाम की हल्की हवा में ये दृश्य इतना आकर्षक था कि जयान ने खुद को पलक झपकने से भी रोक लिया। उसे हैरानी हुई थी कि यही वो लड़की है जिसे वो कल तक एक साधारण सी नौकरानी समझता था। न कोई मेकअप, न गहने, मगर उसकी सादगी ही उसका सबसे कीमती आभूषण थी, जो धीरे धीरे जयान शाह को अपनी पकड़ में ले रही थी। इससे पहले जयान ने कभी भी इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो एक बार ध्यान दिया तो उससे नजरें हटने के लिए तैयार नहीं थीं। वो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी तो नहीं थी, लेकिन उसके हल्के गेहूं रंग में कुछ तो खास कशिश थी जो देखने वालों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी खूबसूरत चमकदार आंखें ऐसा लगता जैसे हर वक्त मुस्कुराती हैं। इस हाल में भी रहकर उसके चेहरे से खुशी जाहिर होती थी। उसके हल्के गुलाबी नरम होंठ और होंठों के दाएं तरफ थोड़ा सा ऊपर एक काला तिल।
इस सादा से हुस्न में वो ऐसी कशिश रखती थी, एक ऐसा जादू था कि जयान को अपनी ओर खींच रहा था। जयान अपना ध्यान उसके ऊपर से हटाना चाहता था। वो तो हर चीज ब्रांडेड यूज करने वाला इंसान था। आज तक उसने पैरों में चप्पल भी बिना किसी ब्रांड के नहीं पहनी थी। फिर भला उसका दिल एक नौकरानी के लिए बेचैन कैसे होने लगा था? ये सोच जयान को परेशान करने लगी थी। वो तुरंत समायरा के ऊपर से निगाह हटाकर वापस पलट गया, लेकिन दिल पर तो समायरा दस्तक दे चुकी थी और अब आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही बताता। एक सुबह जयान शाह अपने दोस्त के साथ लॉन में बैठा था। वे दोनों बातें कर रहे थे कि माली बाबा और समायरा बहाकर कुछ पौधे लगाने लगे। समायरा गमलों में मिट्टी डाल रही थी, हाथ मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान। जयान उसके दोस्त तो आमिर की नज़र एक साथ ही समायरा की ओर उठी थी, लेकिन आमिर की नज़रें तो समायरा के वजूद को अंदर तक गहराई से देखने की कोशिश कर रही थी और वो अपने दिल में आया ख्याल अपनी जबान पर लाने से खुद को रोक नहीं पाया। यार जयान, ये तुम्हारे यहाँ काम करने वाली लड़की तो बड़ी प्यारी है। इसका सादा सा रूप तो जैसे कोई उभरता हुआ चांद है। मैं तो पूरी तरह से गुम होने लगा हूँ। साथ ही उसने जायान को आंख मारी थी। जायान के दोस्त भी जायान की तरह शरारती और अय्याश नेचर के थे। जहाँ कहीं लड़की देखते लट्टू हो जाते। मगर जायान को एक अजीब सी चुभन हुई। वो जानता था कि वो सुंदर है, मगर किसी और के मुंह से ये सुनना उसे बुरा लगा, जैसे दिल में कोई अनजानी सी मिल्कियत जाग उठी हो। उसने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ है तो, मगर इतनी भी नहीं। हमारे सर्कल में तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और बोल्ड लड़कियां मौजूद हैं। ये तो एक डरपोक सी अपने खोल में सिमटी रहने वाली नौकरानी है। मगर उसके दिल में ये ख्याल गूंजता रहा कि कोई और उसकी नज़र से उसे न देखे जिस नज़र से वो खुद देख रहा था। लेकिन आमिर की नज़रें तो लगातार समायरा के वजूद को ही घूरे जा रही थीं और ये नज़रें जायान को बुरी तरह बेचैन कर रही थीं। चलो यार आमिर, बाहर चलते हैं। वो आमिर का हाथ पकड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ। अब और आमिर को यहाँ समायरा को देखने का मौका देना नहीं चाहता था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। बारिश का दिन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। जायांशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था कि समायरा लॉन में कपड़े समेटने आई। हवा तेज चल रही थी, बारिश के छींटे उसके कपड़ों को भिगो रहे थे और वो हाथ पांव तेजी से चलाकर कपड़े समेट रही थी। गीले बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और होंठों पर बेइच्छा हंसी आई थी, जैसे बारिश से उसे बचपन की कोई याद आ गई हो। वो इस समय अपने आप में बहुत मगन थी। जयान ने एक पल के लिए चाहा कि नीचे जाकर उसकी मदद कर दे, मगर उसने खुद को रोका। वो बस इस दृश्य को महसूस करना चाहता था। दिल में एक अजनबी खिंचाव, एक इच्छा थी कि ये हंसी, ये पल सिर्फ उसके हों। इसके अलावा कोई इस पल को न देखे, न महसूस करे, न ये पल कभी ख़त्म हो। वो इन दिनों जायान शाह के दिल का हाल बदलने लगा था। वो चाहकर भी समायरा को नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। पहले जहाँ वो अकेली नौकरों को सिर्फ काम करने वाला समझता था, अब एक चेहरा, एक शख्सियत उसकी नज़रों के सामने था जो हर पल उसकी सोच में आने लगी थी। समायरा की मेहनत, सादगी और खामोशी उसके दिल पर गहराई से नक्श होने लगी थी। वो उसके लिए अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बनने लगी थी। वो अक्सर बहाने से लॉन में या किचन में आ जाता, जैसे किसी काम से आया हो, मगर असल में वो बस एक झलक देखना चाहता था। कभी उसे आटे में हाथ डाले रोटियां बनाते देखता, कभी पौधों को पानी देते, और हर बार उसे एक नई आकर्षक नजर आती। जयान शाह के लिए ये अनुभव नया था। वो लड़कियां जो उसके आसपास रहती थीं, बोल्ड लिबास, भारी मेकअप और चमक दमक में लिपटी हुई, उसके दिल को कभी इस तरह नहीं छू पाई थी जैसे समायरा की साधारण मुस्कान और लापरवाह अंदाज उसके दिल पर असर डाल रहे थे, जो कोई और नहीं डाल पाया था। शायद समायरा में और उनमें यही अंतर था कि बाकी लड़कियां किसी पके फल की तरह उसकी झोली में गिरती थीं, जबकि समायरा बहुत सावधान और सतर्क रहने वाली लड़की थी। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। उसके मन में बारिश का दृश्य, नीली कमीज वाली समायरा और गमलों में मिट्टी डालते हुए हाथ एक साथ घूमने लगे। दिल में एक अड़ियल इच्छा जागी कि वो समायरा को अपने करीब करे, उसे हासिल करे। वो जो उसकी खूबसूरती को सिर्फ अब तक दूर से महसूस कर पाया था, अब उसे करीब से महसूस करने के लिए उसका दिल मचलने लगा था। वो उसकी खूबसूरती से उसके बालों को छूकर देखना चाहता था, उसके गुलाबी होंठों को महसूस करना चाहता था, उसके होंठों के ऊपर का वो काला तिल अपनी उंगलियों से छूना चाहता था।
हंसते हुए उसके गाल में पड़ने वाले डिंपल पर अपने होंठ रखना चाहता था। ये इच्छा ऐसी थी कि उसे महसूस होते ही उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी थी। उसके दिल में समारा के लिए मोहब्बत थी, वो ये बात महसूस नहीं कर पाया था। बस उसे ये लगता था कि और लड़कियों की तरह वो भी समारा को अपने बिस्तर तक लाना चाहता है। उससे अपनी प्यास मिटाकर उससे दिल भरने के बाद वो उसे भी बाकी लड़कियों की तरह छोड़ देता। लेकिन ये तो वक्त का पहिया बताता कि ये रिश्ता कब तक और कहाँ तक चलना था। और फिर धीरे धीरे जयान का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तुलना में नरम अंदाज में बात करने लगा। कभी पानी का गिलास पकड़ा देता, कभी किसी और नौकर को डांटने से रोक देता। समारा को भी ये बदलाव महसूस हुआ, मगर वो इसे ज़्यादा महत्व नहीं देती। उसके लिए जयान अभी उसके मालिक का बेटा था और वो सिर्फ एक नौकरानी। मगर जयान शाह के लिए अब वो अंतर कम होने लगा था। उसके दिल में एक नया खेल, एक नया जुनून जाग उठा था। वो चाहता था कि समारा को अपने दायरे में ले आए, चाहे उसे अपनी पुरानी आदतें ही क्यों न छोड़नी पड़े, चाहे उसे अपनी अय्याश नेचर क्यों न बदलनी पड़े। उसे वो उस रात ये सोचता रहा कि कल से वो पहला कदम उठाएगा। सुबह का समय था। हवेली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लॉन में ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। जायान अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था, जहां समायरा झुककर पौधों को पानी दे रही थी। उसके हाथों की नरम हरकतें और बालों की लट बार बार गाल से टकराती और वो हल्के हाथ से हटा देती। जयान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। आज उसने ठान लिया था कि वो किसी भी बहाने से समायरा के पास पहुंचेगा। उसने नीचे आने से पहले अपने कपड़ों को खास ध्यान दिया। नीली शर्ट और हल्की खुशबू जो हवा में फैलने लगी। समायरा ने पौधों को पानी देने के बाद पीछे हटी और जायान तुरंत लॉन में आ गया। समायरा ने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मालिक का बेटा इस तरह लॉन में अकेला, ये तो कम ही होता है, उसने सोचा। जयान धीरे से बोला, समायरा ये गमले हटा दो ताकि मैं यहाँ बैठ सकूं। समायरा चुपचाप गमले हटाने लगी और जयान ने जानबूझकर एक कुर्सी धूप में खिसका दी ताकि समायरा उसके करीब आए। जब समायरा झुकी तो उसके चेहरे पर धूप का हल्का सा असर पड़ा और माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। जयान ने उस पल अपनी आंखें झपकाना तक भूल गया। उसने गमले उठाने में उसकी मदद करने का बहाना बनाया। जब उनके हाथ आपस में टकराए तो दोनों एक पल के लिए ठहर गए। समायरा ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद पर काबू नहीं रहा। जयान ने उस पल को महसूस किया और हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे मन ही मन कह रहा हो, बस यही पल, यही चाहिए मुझे। फिर उसने एक और बहाना ढूंढ निकाला। समायरा, गुलाब के पौधों की छटाई करनी है, लेकिन कैंची नहीं मिल रही, तुम दे दो ना। समायरा किचन के पास शेड में गई जहाँ कैंची रखी थी और जयान भी पीछे पीछे चला आया। जब समायरा ने कैंची निकाली, जयान ने झुककर उसके हाथ से ली। उस पल उसके हाथ की गर्मी और नरम स्पर्श जयान के दिल को झकझोर गया। वापस आते हुए जयान ने बातों का सिलसिला शुरू किया। ये पौधे कब लगाए थे? ये फूल कब खिलेंगे? समायरा धीरे धीरे जवाब देती गई, लेकिन दिल में ये सोच गूंज रही थी कि आज जयान शाह का अंदाज बदला हुआ क्यों है। उसमें वही कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। जयान का उद्देश्य साफ था। वो हर पल समायरा को अपने करीब लाने का प्रयास कर रहा था। गुलाब के पौधों की छटाई के बहाने वो समायरा के बिल्कुल पास खड़ा था। जब समायरा ने झुककर एक सूखा पत्ता उठाया तो जयान भी नीचे झुका था। दोनों के हाथ फिर से छू गए। समायरा के गालों पर हल्की सी लालिमा दौड़ गई। जयान ने धीरे से कहा, समायरा, तुम हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हो और आज तो कुछ अलग ही लग रही हो। समायरा की सांसें थम सी गईं। उसने अपने बालों को झटके से पीछे किया और धीरे से बोली, जयान सर ये क्या कहे? जयान मुस्कुराया और धीरे से बोला, कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। समायरा के दिल की धड़कन और भी तेज हुई और वो कुछ पल के लिए जयान की आंखों में खो गई। जयान ने बातों में एक और बहाना निकाला कि उसे गुलाब के पौधों के साथ एक खास किस्म की बेल लगानी है, लेकिन उसे ठीक से बांधने के लिए किसी की मदद चाहिए। समायरा ने लाचार सी हाँ कर दी और वो बेल लाने के लिए चली गई। जब वो वापस आई, जयान उसके पास खड़ा हो गया और बेल पकड़ने का बहाना बनाया। उसने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, ऐसे तुम ठीक से नहीं देख पाओगी। समायरा के दिल में एक झटका सा लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा था कि उसे रोक रहा था। फिर दोनों ने मिलकर बेल को गुलाब के पौधों के साथ बांधना शुरू कर दिया। बेल के पत्ते नरम और हल्की नमी लिए हुए थे।
जो उनके हाथों को भी गीला कर रहे थे। समारा के हाथों में हल्की सी कपकपी थी और जयान ने उसे महसूस कर लिया था। उसका दिल चाहता था कि ये पल थम जाए, कि ये फासला हमेशा के लिए कम हो जाए, मगर उसने खुद पर काबू रखा और सिर्फ बेल को बांधने में मदद करता रहा। काम खत्म होने पर जयान ने कहा, आज लॉन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। समारा ने पहली बार नज़रें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी जो जयान के दिल में उतर गई। उस पल जयान ने महसूस किया कि वो अपने मकसद के कितना करीब पहुंच रहा है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि समारा को पाने के लिए उसे समय देना होगा। आज वो बस उसके रूप को देखना चाहता था और महसूस करना ही पर्याप्त था। शाम होने लगी तो जयान कुर्सी पर बैठ गया और बोला, समारा झाड़ू लगा दो ताकि लॉन के कोने में गिरी हुई सूखी पत्तियां सिमटी जा सकें। समारा झाड़ू लेकर काम करने लगी और जयान चुपचाप उसे देखता रहा। धूप की मध्यम किरणें उसके बालों में सुनहरी झलक पैदा कर रही थीं और चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। जयान ने सोचा कि ये दृश्य वो कभी भूल नहीं पाएगा और एक दिन वो जरूर समारा को अपने और भी करीब ले आएगा। रात के वक्त जब समारा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जयान बालकनी में खड़ा था। उसकी निगाहें एक पल के लिए समारा पर टिक गईं और उसने खुद से कहा, आज बस रूप देखने का दिल था, कल से उसे पाने की शुरुआत होगी। जयान समायरा को पाने का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। लॉन हवेली के अंदर था और हवेली के आधे से ज़्यादा कमरे वहीं खुलते थे। जयान और समायरा की नज़दीकियाँ शाजिया बेगम से छुप न सकीं। उन्होंने समझा कि समायरा जयान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अपने बेटे के नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ थीं, लेकिन समायरा की मासूमियत ने उनके दिल में डर पैदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा उनके हाथ से निकल न जाए। वो समायरा को सबक सिखाना चाहती थी और मौका ढूंढ रही थी, और किस्मत ने ये मौका उन्हें जल्दी ही दे दिया। शाजिया बेगम बहुत सख्त और नियमों वाली महिला थीं। उन्हें किसी भी नौकरानी का अपने बेटे के पास होना बर्दाश्त नहीं था। एक दिन समायरा किचन में काम कर रही थी जब शाजिया बेगम अचानक उसके सामने आ गई और चुभती निगाहों से उसे देखने लगी। समायरा अपने काम में बिजी रही, लेकिन शाजिया बेगम की नज़रें देखकर वो घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे और चीज़ें गिरने लगीं। उसकी घबराहट देखकर शाजिया बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़की डरपोक और नम्र है। उसने समायरा को घूरते हुए कहा, मेरे बेटे से दूर रहो। जो तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो ना, मैं उस कोशिश को नाकाम कर दूंगी। नौकरों को अपनी हद और अपनी औकात का पता होना चाहिए। तुम अपनी हद पार कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकती हूँ। शाजिया बेगम की बातें सुनकर समायरा चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो जयान के लिए अपने दिल में भावनाएं महसूस करने लगी थी, लेकिन अपनी हदें अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि जयान और वो आसमान और ज़मीन के अलग अलग हिस्से हैं। जयान अमीर और बिगड़ा हुआ है और वो सिर्फ एक साधारण सी नौकरानी है जिसने कभी आईने में सही से अपनी शक्ल भी नहीं देखी थी। शायद देख पाती तो खुद को इतना छोटा कभी न समझती, लेकिन उस वक्त उसके दिल में बहुत हीन भावना का शिकार आया था। उसे नहीं पता था कि वो किसकी औलाद है, कहाँ से आई है। उसने खुद को अनाथ आश्रम में पढ़ते और जवान होते हुए पाया। हॉस्टल वाले उस पर बहुत बुरा बर्ताव करते थे। खाना अक्सर समय पर नहीं मिलता, साथ में मारपीट और गाली गलौज भी होती थी। वो अभी पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई थी कि उसे एक अयान नाम के इंसान के हाथों बेच दिया गया। वो उसके रूप को देखकर लट्टू हो गया था और उसे खरीद कर बाहर बेचने का इरादा रखता था। उस रात वो उसे लेने के लिए आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही समायरा ने हॉस्टल की निगरानी करने वाली की बातें सुन ली थीं और वो वहाँ से भाग गई। और तभी वो सुरैया बी से टकराई थी। सुरैया बी हवेली का सौदा सुलफ लाने मार्केट गई थी और तब समायरा की मुलाकात उनसे हुई थी। उसने रो रो कर सुरैया बी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और सुरैया बी उसे अपने साथ हवेली ले आई और काम पर लगा दिया। तब से अब तक वो यहीं थी, कामकाज करती, खाना खाती और जो पैसे उसे तनख्वाह के रूप में मिलते कभी अपने पास रख लेती और कभी कभी सुरैया भी वो पैसे उससे ले लेती। सुरैया भी बदले में उसे कभी अपने 2-3 जोड़े दे दिया करती। हवेली से बाहर आने जाने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन उसने कभी भी बाहर जाने की कोशिश नहीं की थी।
उसे हमेशा ये डर महसूस होता कि कहीं अनाथ आश्रम वाले उसे पहचान कर वापस न ले जाए और कहीं उसे उसी इंसान को बेच न दें जिसने पहले ही उसके बदले पैसे ले लिए थे और उसका अस्तित्व सौंपने को तैयार था। सुरैया बीवी उसके डर से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने भी कभी उसे बाहर के काम करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि हवेली के अंदर के काम ही दिए थे। लेकिन आज हवेली की मालकिन शाजिया बेगम के शब्दों में जो कार्ड थी उन्होंने समारा को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर अपनी जिंदगी का सहारा खो दे। उसने ठान लिया कि उसका जीना मरना इसी हवेली में होगा। वो सारी जिंदगी हवेली से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन वो हवेली में सुरक्षित थी। हवेली से बाहर कहाँ जाती? बस एक दयालु चेहरा था जो उसे अक्सर याद आता था, लेकिन वो खुद को बेसहारा ही मानती थी। इसी वजह से वो चुपचाप हवेली में रहती, सुरैया बी के हर जुल्म और अत्याचार को शांतिपूर्वक सहती। हालांकि कई नौकर सुरैया बी के अत्याचारों से तंग आकर हवेली की नौकरी छोड़कर जा चुके थे। शाजिया बेगम की चेतावनी के बाद समारा बहुत ज़्यादा सावधान हो गई थी। वो उन्हें किसी भी शिकायत का मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए जयान जहाँ भी नजर आता वो कतराते हुए निकल जाती। जयान उसके ऐसे व्यवहार पर हैरान था। शाजिया बेगम को संतोष हो गया था कि अब समारा जयान के पास भी नहीं जाएगी। उनके लिए ये एक शांत धमकी ही काफ़ी थी। एक रात तेज बारिश होने लगी तो समारा को याद आया कि उसने हवेली की छत पर बहुत सारे कपड़े फैला रखे थे। बिस्तार से सफाई हुई थी और सारे कपड़े, हवेली के पर्दे, बेडशीट, पिल्लो, कुशन सब कुछ उसने धोए थे। लॉन में जगह कम पड़ गई तो वो उन्हें छत पर डालने गई थी। लॉन वाले कपड़े उसने उतार लिए थे, लेकिन छत वाले कपड़े उतारना भूल गई थी। अब बारिश को देखकर वो हड़बड़ी में जल्दी से उठी और छत की ओर भागी थी। जयान ने उसे छत पर जाते हुए देख लिया था। इतने दिनों से समारा की बेरुखी और दूर रहने की वजह से वो परेशान था। अब उसके पास समारा से बात करने का एक अच्छा मौका था। उसने मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और वो समारा के पीछे छत पर चला आया। बारिश जोर से बरस रही थी। समारा आधे से ज़्यादा कपड़े उतार कर बरामदे में रख चुकी थी और वो बाकी पूरी भीग चुकी थी। उसने सारे कपड़े एक ढेर की तरह इकट्ठा करके छत पर बने बरामदे में रखे और सांस लेने लगी। उसे ठंड लग रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। कपड़े सारे भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे। उसने अपने बाल खोलकर एक झटका दिया और फिर उन्हें दोबारा से बांधने लगी कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़े जयान शाह पर पड़ी थी। वो सीढ़ियों के पास खड़ा बारिश में भीग रहा था और शौक भरी नज़रों से उसी की ओर देख रहा था। छत पर जलते पीले बल्ब की रोशनी में समायरा का वजूद सुनहरी रोशनी की तरह दमक रहा था। जयान के लिए अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल था। समायरा ने अचानक छत पर पीछे उसे आते देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकलने लगी। उसे शाजिया बेगम की चेतावनी याद आई तो वो तुरंत नीचे की ओर भागी, लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ पार करती, जयान ने उसकी कलाई पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा। वो बुरी तरह लड़खड़ाती हुई सीधे जयान के सीने से टकरा गई। जयान ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। जयान के जलते हुए वजूद को जैसे सुकून मिल गया। उसकी बेचैनियाँ दूर हो गई थीं और अपनी हालत पर जयान खुद भी हैरान था। समायरा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी जब जयान ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए और उसे और भी गहराई से अपने अंदर समेटने लगा। उसके लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वो कई दिनों से अपने दिल में जयान के लिए भावनाएं महसूस कर रही थी, लेकिन कहने से डरती थी। शाजिया बेगम की चेतावनी ने उसे जयान से बहुत दूर कर दिया था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। जब भी वो जयान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती और ख़ुद को साइड कर लेती, तब उसका दिल एक अजीब दर्द से भर जाता। आज की ये नज़दीकी उसके भी जलते हुए वजूद को सुकून दे गई थी। वो अचानक अपनी आंखें बंद कर गई और अपने सिर को उसके सीने पर टिका दिया। जयान के लिए ये पल बेहद खुशी का पल था। बल्ब की धुंधली रोशनी में पानी की बूंदें समायरा के भीगे बदन से फिसलकर उसके गाल और उसकी गर्दन पर बह रही थीं। जयान के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे और अगले ही पल वो उसके नरम होठों पर झुक गया और बड़ी मदहोशी से इन पलों में डूब गया। दोनों की सांसें एक दूसरे के अस्तित्व में घुलती जा रही थीं। ये खूबसूरत पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उनके दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थीं। समायरा की पलकें भारी हो चुकी थीं। वो अपने दिल की धड़कन सुन
सकती थी जो जयान की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। जयान के चेहरे पर बारिश की बूंदें फिसल रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ समारा पर जमी थीं। उसके चेहरे की नमी, कांपते होंठ और थरथराते वजूद ने उसे जैसे अपनी पकड़ में ले लिया था। उसने धीरे से समारा के गाल को छुआ। उसका स्पर्श गर्म और मुलायम था, जिसने समारा की सांसें रोक दी। जयान ने अपना चेहरा उसके और करीब किया, इतना करीब कि उनके बीच की हवा में सिर्फ सांसों की हलचल थी। समारा की पलकें कांपी। दिल चाहता था कि वो पल भर के लिए सब भूल जाए। उसकी खुद की बेचैनियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि वो इस नज़दीकी से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। जयान ने उसकी ठोड़ी धीरे से उठाई और उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो कई दिनों से उससे बचती फिर रही थीं, अब जैसे कमजोर पल में वो उसके सामने हार मान रही थीं। उसने धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर रखे। समायरा ने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि जैसे उसके दिल की बेचैनी कम होने लगी हो। बारिश की ठंडक में जयान की नज़दीकी की गर्मी ने उसे घेर लिया था। समायरा ने हल्के से जयान की कमीज को मुट्ठी में दबा लिया, जैसे ये स्पर्श उसे जीवन दे रहा हो। जयान ने उसके भीगे बाल पीछे किए और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी हल्की शेप से भरे गाल उसकी नरम मुलायम गर्दन पर चुभने लगे। एक अजीब सी गुदगुदी का एहसास था इस चुभन में, जो समायरा को अपने अंदर तक सुकून देता महसूस हुआ। समायरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में शाजिया बेगम की चेतावनी गूंजने लगी। वो सख्त लहजा, वो धमकी भरे शब्द उसके कानों में चुभने लगे। उसका शरीर डर से अकड़ गया और उसने झटके से खुद को जयान की पकड़ से मुक्त किया। जयान ने उसे चौंक कर देखा, लेकिन समायरा ने नजरें झुका लीं। वो तेजी से बरामदे की ओर बढ़ी और फिर सीढ़ियां उतर गई। वो राहदारी पार करते अपने कमरे की ओर चली गई। उसके दिल में उसके दिल में नज़दीकी का स्पर्श अब भी मौजूद था, लेकिन डर ने उस स्पर्श पर एक भारी पर्दा डाल दिया। वो नहीं जानती थी कि राहदारी के साय में शाजिया बेगम खड़ी सब कुछ देख चुकी हैं। उनके चेहरे पर ठंडी लहर थी, आंखों में गुस्सा। समायरा अपने कमरे में पहुंची तो उसके भीगे कपड़ों से पानी फर्श पर टपक रहा था। वो कांपती हुई बिस्तर पर बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि दरवाज़ा जोर से खुला और शाजिया बेगम अंदर आई। उनका चेहरा लाल, आंखों में तीव्र गुस्सा था। शाजिया बेगम ने बिना कुछ कहे उसे हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसे मारने लगी। थप्पड़ की गूंज कमरे की चुप्पी में फैल गई। समायरा के होंठों से हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। शाजिया बेगम के वार लगातार बरसते रहे। उनके शब्द चाबुक की तरह उसके कानों में पड़ रहे थे। अपनी औकात याद रखो, तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी की क्या औकात होती है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नौकरानी की इतनी औकात नहीं होती कि मालिक के बराबर भी जाकर खड़ा हो सके। और तुम मेरे बेटे की संगत के सपने सजा रही हो, तो ये सपने अपनी आंखों से नोच कर फेंक दो और आगे कभी मेरे बेटे के करीब आने की हिम्मत मत करना। समायरा का शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में भी दर्द उठ रहा था। वो पल जो कुछ ही मिनट पहले उसके लिए सुकून का और खुशी का कारण था, अब अपमान और डर की शक्ल ले चुका था। शाजिया बेगम तो अपने जुल्मों से तम उस पर तोड़कर जा चुकी थी और वो अपने जख्मी वजूद को घसीटते हुए बाथरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर अब समायरा बिस्तर पर पड़ी थी। उसका पूरा बदन जख्मों से भरा था, सांसों की रफ्तार मंद और शरीर बेजान सा था। आंखें बंद थीं, लेकिन दर्द की गहराइयाँ उसके चेहरे पर साफ थीं। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुला और जयान अंदर आया। उसकी नज़रें जैसे ही समायरा पर पड़ी, एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। दिल में बेचैनी दौड़ गई। वो तुरंत ही तेज कदमों से उसके पास आया था और उसके चेहरे को देखकर उसके करीब झुका था। उसके होंठों से धीमी आवाज़ निकली, क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? लेकिन समायरा ने आंखें खोलकर भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी करवट बदल गई, जैसे अपने दर्द को छुपाना चाहती हो। जयान ने उसके हाथ को धीरे से थामा और उसके बिस्तर पर ही बैठ गया। रात की खामोशी में उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो एक पल तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर मरहम लेकर सावधानी से उसके जख्मों पर लगाने लगा। जब वो उसके कंधों तक आया, देखा कपड़ा चिपका हुआ था। उसने धीरे से समायरा की शर्ट हटाने की कोशिश की और जब कंधे का जख्म सही से नहीं दिखा तो उसने उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलकर शर्ट को कंधे से नीचे सरका दिया। उसके जख्म पर मरहम लगाते हुए उसके हाथों की सरसराहट क्या इशारे कर रही थी। समायरा उन इशारों से अनजान नहीं थी। जयान की तपिश देती निगाहें, उसके हाथों का कंपन,
उसके चेहरे पर फैले जज्बात। वो एकदम दूर हटी थी और अपनी शर्ट को दोबारा से कंधे के ऊपर खींचा। समायरा ने कमजोर सी आवाज में कहा, आप बहक रहे हैं। और जायान उसके करीब होते हुए धीरे से फुसफुसाया, हाँ मैं तुम्हारे प्यार में बहक रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी नज़रें समायरा के चेहरे में खो गईं, मगर समायरा ने नज़रें झुकाकर कहा, यह सब गलत है। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जयान ने एक नज़र सामने बैठे उस डरे सहमे वजूद को देखा। हल्के गीले बाल जो इधर उधर बिखर रहे थे, गालों पर हल्की सूजन जो शाजिया बेगम के थप्पड़ों की वजह से थी, गुलाबी कांपते होंठ, शर्ट के खुले बटन से झांकती उसकी मदहोश कर देने वाली खूबसूरती। जायान इन नाजुक पलों में कैद होने लगा। उसे सिर्फ और सिर्फ समायरा को पाने की धुन सवार थी। वो उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। जल्दबाजी में जाने से पहले समायरा ने बस अपने ऊपर एक काली चादर डाली थी। वो उसके पीछे चली जा रही थी। उसे नहीं पता था कि जायान उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन जब एक मस्जिद के सामने रुककर उसने हैरत से जायान को देखा था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जायान ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ लेकर आने का मकसद तुम्हें एक रिश्ते में बांधना है। तुमने कहा था ना कि मैं बहक रहा हूँ, तो हाँ, मैं बहक जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ एक जायज रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। कुछ ही देर में दोनों का बड़ी ही सादगी से निकाह हो गया था। गवाहों के तौर पर वहाँ मौजूद 2 लोगों ने गवाहों के खाने पर दस्तखत कर दिए थे। जो कुछ हुआ था इस कदर जल्दबाजी में हुआ था कि समायरा को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मौलवी जी ने उससे निकाह के लिए रजामंदी मांगी थी, तो उसने न जाने किस जज्बे के तहत हाँ बोल दिया था, जबकि जयान की उसके चेहरे पर गंभीर और गहरी नज़र थी। अगले ही पल वो उसे उसी तरह हाथ थामे हवेली में वापस ले आया था। कुछ ही देर में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो उसे लेकर सीधा अपने कमरे में आया था और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, अब हमारे बीच एक गहरा रिश्ता मौजूद है। समायरा की सांसें रुक सी गईं, आंखों में नमी आ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जैसे किसी सपने में थी। जयान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा, उसके होठों को अपने करीब किया और वो पल दोनों के बीच समय की हदों को तोड़ गया। दोनों के दिल एक दूसरे के अस्तित्व में सुकून ढूंढने लगे। समायरा के हाथ जयान के कंधों पर जा टिके और उसकी नज़दीकी ने उसके अस्तित्व में एक आग सी भड़का दी। वो पल किसी और एहसास को जगह नहीं दे रहा था, जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों ही बाकी थे। जयान ने धीरे धीरे उसे चारों ओर अपने साथ लपेट लिया और उसके माथे पर एक लंबा सा किस दिया। समायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और हर पल उस स्पर्श को महसूस करने लगी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, हर दीवार टूट चुकी थी। जयान की उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और इस बार उसने पूरे हक से उसकी शर्ट को उसके वजूद से अलग कर दिया। उसकी कम से नई नई चढ़ती खूबसूरती को देखकर जयान एकदम पागल सा हुआ था। वो बेकरार होकर दोबारा से उसके होंठों पर झुक गया और समायरा के होंठों पर उसका स्पर्श ठहर गया। और फिर वो पल एक ऐसी तीव्रता में बदल गया जिसने हर हद पार कर दी। कुछ दर्द भरी तो कुछ मदहोश सिसकियाँ कमरे के माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थीं। दोनों एक दूसरे की धड़कनों में ढल गए और रात खामोशी से उनके इस गहरे पलों की गवाह बन गई। सांसों का तूफान थमा तो उसने समायरा के माथे को चूमते हुए कहा था, अब तुम अपने कमरे में जाओ, जल्दी ही मैं पूरे हक और मान के साथ तुम्हें अपने कमरे में लेकर आऊँगा। और वो मासूम शर्माते हुए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और फ्रेश होने के बाद बाहर आई, तब तक जायान सो चुका था। उसे प्यार भरी नज़र देखते हुए अपने कमरे में आ गई। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो गुजरे उन पलों को सोचने लगी जो जायान शाह की शिद्दत में बीते थे। आईने के सामने खड़े होते हुए उसने अपने नाजुक से वजूद को गौर से देखा था। जगह जगह जायान की शिद्दतों के निशान झलक रहे थे और उन निशानों को देखते हुए वो शर्म से लाल हुई थी और कंबल में दुबक कर सोने के लिए लेट गई। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि शाजिया बेगम ने जयान के कमरे का दरवाज़ा जोर से खोलकर अंदर कदम रखा। वो सीधे जयान की तरफ आई और ठंडे अंदाज में बोली, तुम्हारा पासपोर्ट बन चुका है और आज शाम की फ़्लाइट से तुम्हें लंदन जाना है। जयान के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। वो तुरंत कुछ बोलना चाहता था, मगर शाजिया बेगम ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो समायरा से एक पल मिलने को तरस रहा था, लेकिन साजिया बेगम ने पूरे घर में ऐसे
हालात पैदा कर दिए कि वो समारा की एक झलक तक न देख सके। शाम ढलते ही जायान हवेली से निकल गया और विमान की उड़ान के साथ ही समारा की दुनिया सुनसान हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन और खामोशी उतर गई। वो तो जयान के साथ नई जिंदगी के सपने सजाने लगी थी, लेकिन अब रो रही थी। उसके बहकावे में कैसे आ गई? उसे लगता था कि जयान ने उसे धोखा दिया है, उसका इस्तेमाल करके अब उसे छोड़कर चला गया। जब 2 हफ्ते गुजर गए तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसे एहसास हुआ सब बदल चुका है। वो सीधे सुरैया बी के पास गई और रोते हुए कहा कि वो जयान के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने अपने और जयान की निकाह की बात भी सुरैया बी को बता दी। समायरा को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए नरमी उतर आई। वो जानती थी अगर ये बात शाजिया बेगम को पता चली तो समारा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उन्हें डर था ये खबर सुनते ही शाजिया बेगम अपने आदमियों से कहकर समारा को ख़त्म करवा सकती हैं। वो इज्जत के लिए जान देने और जान लेने वाली औरत थीं। वो ये कैसे गवारा करती कि उनके ख़ानदान का वारिस एक नौकरानी के पेट से जन्म ले। और इसीलिए सुरैया बी ने फैसला किया कि समायरा को चुपचाप हवेली से भगा देंगी। अगली ही रात उन्होंने समायरा को हवेली से भगा दिया। समायरा चलते चलते एक पुराने शहर पहुंची, जहां उसके अनाथ आश्रम के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जो हमेशा ही उस पर दया और स्नेह करते रहे थे। वो व्यक्ति उसे अपने घर ले आया और बेटी की तरह रखा। समय बीतता गया और 9 महीने के बाद समायरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जो अपने पापा की हूबहू कॉपी था। साल गुजरते गए। अरमान एक चंचल और समझदार बच्चा बन गया। उसकी हर अदा में जयान की झलक थी। और आज अरमान ने मासूमियत से पूछा था, मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं? समायरा चुप रही, लेकिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। अगली सुबह उसने अरमान का हाथ पकड़कर हवेली के रास्ते पर चल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो सालों पहले छोड़ कर गई थी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा भी था, जो अपने पापा की तस्वीर था। वो सीधा जाकर शाजिया बेगम के सामने जाकर खड़ी हुई और जो कुछ उसने कहा था, शाजिया बेगम के ऊपर जैसे कयामत टूटी थी। उन्होंने एक नज़र उसके साथ खड़े उसकी सूरत उस मासूम सी सूरत के बच्चे को देखा था, जो सहमा हुआ अपनी माँ का आंचल थामे खड़ा था। और ये देखकर सुरैया बेगम की आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा था। हवेली के हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर अचानक ही सुनसान माहौल में चीखों की गूंज उठी, जो किसी के दिल को चीर दे। जयान अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन ये चीखें उसके कानों में पड़ी तो वो चौंक कर जागा। वो तेजी से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। सीढ़ियों के किनारे आकर उसने नीचे झांका तो वहां एक हंगामा था। शाजिया बेगम गुस्से से भरी हुई समायरा को बेरहमी से मार रही थी, साथ ही जहर में बुझे शब्दों में उसे बद चलन और उसे बद चरित्र और बुरे स्वभाव की कह रही थी। जया ने ये दृश्य देखकर गहरी सांस ली। उसके लिए माँ की कठोरता और जुल्म कोई नई बात नहीं थी। उसका दिल चाहता था कि वो वापस लौट जाए और इस मामले में ना पड़े, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसका कदम वहीं ठहर गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समायरा थी। जयान का दम घुटने लगा। दिमाग में एक साथ अनगिनत यादें दौड़ गईं। वो बेआवाज़ सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी माँ के करीब पहुंच गया। जयान ने समायरा के कांपते हुए वजूद को देखा तो उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। वो समायरा के सामने खड़ा हो गया और अपनी माँ को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मामा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। यहाँ से जाने के 1 हफ्ते बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि मैंने समायरा से निकाह कर लिया है। और आपने झूठ बोला मुझसे कि समायरा की मौत हो चुकी है एक रोड एक्सीडेंट में। मैंने वीडियो कॉल पर उसे आखिरी बार देखने को कहा तो आपने कहा कि उसका चेहरा बुरी तरह कुचल चुका है, तुम सह नहीं पाओगे। आपको पता है ना मैं कितना तड़पा था, कितना रोया था। मैं नहीं जानता था कि मैं समायरा से इश्क करने लगा हूँ, लेकिन जब एहसास हुआ तो मैं बहुत रोया था। उसकी याद में मैं पूरे 7 सालों से तड़प रहा हूँ। आपको अपने बेटे की तड़प दिखाई नहीं दी, सिर्फ आपको अपनी हैसियत, अपना रुतबा और अपनी इज्जत याद थी। और आज जब वो मेरे सामने आई है, आपका झूठ बेनकाब हो गया, तब भी आप हकीकत को मानना नहीं चाहती। उल्टा आप उसे मार रही हैं, उसे धुतकार रही हैं, जो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है।
समायरा हैरत से मुंह खोले जयान की बातें सुन रही थी। उसे तो लगा था जयान ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो तो उसे याद करता था, उससे इश्क करने लगा था। अचानक ही उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे, जबकि शाजिया बेगम ने गुस्से से बेटे को घूरा, लेकिन उनकी आंखों में अब वो कठोरता नहीं थी जो अभी कुछ क्षण पहले समायरा पर बरस रही थी। अचानक उनकी नज़र एक छोटे कद के अस्तित्व पर पड़ी। जयान की आंखें भी उस बच्चे पर जमी रह गईं। वो बड़े ध्यान से उस मासूम चेहरे को देखने लगा। गोल चमकती आंखें, माथा, नाक की बनावट और होठों की लकीर, सब कुछ बिल्कुल उसके जैसा था, जैसे आईने में अपनी ही छवि देख रहा हो। जयान दंग था। ये बच्चा कौन है? साजिया बेगम ने गुस्से में फिर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जयान ने उन पर एक ऐसी नज़र डाली कि वो चुप हो गईं। बच्चा अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जयान ने बेआवाज उसे अपने साथ लगा लिया, लेकिन समायरा ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से भींच लिया और चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। ये पल ऐसा था जैसे ठहर गया हो। जयान की आंखों में कई सवाल थे, जिनके जवाब उसे अभी नहीं मिले थे। उसके सामने समायरा का घायल अस्तित्व और उसके जैसा दिखने वाला बच्चा था, और ये दोनों सच्चाई उसकी दुनिया बदलने की ताकत रखते थे। जयान ने धीरे से कहा, ये कौन है? समायरा ने आंखें झुकाकर कहा, ये मेरा बेटा है, अरमान। जयान की नज़रें बच्चे से हटी नहीं थीं। वो धीरे से आगे बढ़ा और अरमान के करीब बैठ गया। बच्चे ने मासूमियत से कहा, आप कौन हैं? जयान के होंठ हिले, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनते ही समायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, हाँ जयान, ये तुम्हारा ही बेटा है। जब तुम चले गए थे तब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। मैंने ये खबर किसी को नहीं दी। मैं हवेली छोड़कर चली गई क्योंकि मुझे पता था शाजिया बेगम ये बच्चा कभी स्वीकार नहीं करेंगी। अनाथ आश्रम में मेरे पुराने दोस्त ने मुझे सहारा दिया और मैंने अकेले ही अरमान को पाला। जयान की आंखों में नमी आ गई। उसने समायरा के आंसू पोंछे और धीरे से कहा, तुम्हें ये सब अकेले नहीं सहना चाहिए था। शाजिया बेगम गुस्से में बोली, ये सब नाटक है। ये औरत तुम्हें फंसाना चाहती है। इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जयान ने पहली बार अपनी माँ की ओर गुस्से से देखा और कहा, बस माँ, आज के बाद इस बच्चे पर या समायरा पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप। ये मेरा बेटा है और समायरा मेरी बीबी है। उसकी माँ कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन जयान ने कड़े शब्दों में कहा, आप अब शांत रहें। समायरा मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य है। समायरा ने आश्चर्य और खुशी के मिले जुले एहसास के साथ जयान को देखा था। जयान ने अरमान को अपनी बाहों में उठा लिया। अरमान हंसते हुए अपना छोटा सा हाथ जयान के चेहरे पर रखने लगा, जैसे बरसों से अपने पिता को पहचान रहा हो। इस पल जयान को लगा कि उसकी दुनिया पूरी हो गई। वो समायरा की ओर मुड़ा और कहा, आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। समय बीतता गया और हवेली का माहौल बदलने लगा। हालांकि शाजिया बेगम का दिल मानने में समय लगा था, लेकिन अरमान की मासूमियत ने उनका भी दिल पिघला दिया। समायरा और जयान का प्यार पहले से भी गहरा हो गया। वे शाम को लंबी लंबी बातें करते, अरमान उनके बीच खेलता और दोनों को और भी करीब ले आता। जयान ने समायरा से वादा किया कि वो उसकी हर कमी पूरी करेगा और समायरा ने भी दिल से उस पर भरोसा किया था। अब अरमान बड़े होकर स्कूल जाने लगा और हर सफलता पर सबसे पहले अपने पिता की गोद में दौड़ता। जयान उसे गर्व से देखता और समायरा के दिल में सुकून उतर जाता। हवेली का माहौल अब पहले जैसी ठंडी और सख्ती में नहीं रहा था, बल्कि खुशियों से भरपूर था। वो दिन आ गया जब अरमान ने स्कूल में सबके सामने कहा, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और मेरी मामा दुनिया की सबसे अच्छी मामा। ये सुनकर समायरा की आंखें नम हो गईं और जयान ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, नई खुशियाँ अब हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।